आपने कैसे ले सकते हैं क्या? गवर्नमेंट के अंदर ज्यादा होता है, समझ रहे हो? क्योंकि ऐसा होता है कि अगर जैसे सपोज करो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा काम नहीं है तो वो लोगों को ही बोलती है कि आप एक काम करो, क्योंकि मैंने अपॉइंट कर लिया, निकाल तो सकती नहीं गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हर कोई क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, पर गवर्नमेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि भाई इतने इनएफिशिएंट और इतने सारे एम्प्लॉय कभी हायर हो जाते हैं कि रादर देन उनको हर महीने सैलरी दो, बोलो भाई तुम रिटायर हो जाओ। पर क्या रिटायरमेंट पे भी उन्हें कुछ पैसा मिलता होगा? मिलता। उतना ही मिल जाता होगा, उससे कम। कम। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, मेरे जो ब्रदर है वो ना बैंक में है लगभग 15 साल से। ठीक है, और उनका प्लान यही है कि भाई मैं जैसी एलिजिबल हो जाऊंगा ना, एलिजिबल इन द सेंस कि आपको कुछ साल की नौकरी करनी पड़ती है वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए। ऐसे नहीं होता कि तुमने ज्वाइन करा और तुम अगले ही दिन बोल रहे हो मेरे को वॉलंटरी रिटायर हो। ये तो आपने तो कुछ सर्व ही नहीं करा कंपनी को, और अब आपको पैसा मिलता रहेगा, आप कोई और अपना स्टार्ट कर लोगे। तो कुछ एक मतलब टेन्योर होता है कि इतने साल आप करोगे तो ही एलिजिबल होते हो। ठीक है बच्चे, उसके अंदर हमें नहीं जाना। सवाल ये है कि अगर आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट के अंदर कुछ पैसा मिला तो क्या सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा? मान लो कंपनी ने, एंड इट इज लाइक गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, ठीक है, मान लो कंपनी ने पैसा दिया तो एम्प्लॉय को पैसा मिला, तो क्या सारा का सारा एग्जेम्प्ट या सारा का सारा टैक्सेबल, या देखना पड़ेगा? देखना पड़ेगा सर। ठीक है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट के अंदर 5-5 मिनट के कॉन्सेप्ट पे बस लिमिट लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहला क्या है? अमाउंट रिसीव। क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको इतने रुपए की वॉलंटरी रिटायरमेंट मिली है, मान लो 7 लाख रुपए मिली है, आपने रिसीव में लिख देना आपने। ठीक है जी। दूसरा क्या है जी? 5 लाख। इसका मतलब गवर्नमेंट ने बोल दिया मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? 5 लाख। क्योंकि अब तो आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि इन चारों में से क्या चीज एग्जेम्प्ट होगी? जो लेस। थर्ड क्या है? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। प्लीज इधर देखिएगा प्लीज। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब मान लो आपको 25 साल हो चुके, 25 साल 4 महीना। तो एक बात बताओगे, अगर 25 साल 4 महीने है तो मैं कितना लूंगा? और अगर 25 साल 8 महीना होगा तो 25 साल नहीं, 26 साल। समझ रहे हो? तो बेसिकली, सॉरी, ग्रेटर देन 6 मंथ भी इग्नोर है, और ये भी आई एम सॉरी। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या लेना है बेटे? 25 साल ही लेने होंगे, चाहे 11 महीने हो चाहे 2 महीने हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 25 साल आपने ले लिया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 महीने। क्योंकि मैं टेक्निकली आपको बोल रहा हूं, आपने जैसे ही 1 महीना काम, सॉरी 1 साल काम कर लिया तो उसके 3 महीने आप एलिजिबल हो गए। मेरे कहने का मतलब है तुमने 25 साल काम करा, 25 × 3, ये 3 मंथ्स है। इसका मतलब तुम्हें 75 महीने का सैलरी मिल जाएगी एग्जेम्पशन के एंगल से। अगर हमने 20 साल काम करा तो 60 हो जाए। ये फिक्स्ड है, ये कैसे लिखा हुआ है? 3 मंथ्स फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। समझ रहे हो क्या चीज है वो? 3 मंथ्स फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कंप्लीटेड ईयर इंटू 3, और मैं क्या ले लूंगा जी? अब दोबारा से वही बात आ जाएगी, सर जी लास्ट वन सैलरी क्या है? बेसिक प्लस डीए, प्लस डीए ऑब्वियसली फॉर्मिंग पार्ट, और कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ सैलरी। ये लिखनी पड़ेगी अभी बात। और आखिरी पॉइंट, रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। ओ माय गॉड, 25 साल से नौकरी कर रहे हो, 50 साल तो हो सकता है उम्र हो गई होगी, या 45 साल हो गई होगी। अब मुद्दे की बात ये कितने महीने बच गए हैं आपके? समझ रहे हो? तो ये क्या है? रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस। मंथ्स, आई एम नॉट सेइंग ईयर्स। मान लो आप 50 ईयर्स के हो गए, अभी भी टेक्निकली कितने साल काम करोगे आप? 10 साल। एक साल में कितने महीने? 12 महीने। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 120 महीने मल्टीप्लाइड बाय लास्ट रॉन से। आपको चारों लिमिट याद रखनी है, इनमें से जो सबसे कम होगा वो एग्जाम्पल। कहिए साहब जी, कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए उसको, नोट कर लीजिए बच्चे। और बस टेंटेंसी में ये खत्म हो गया। कंप्लीटेड ईयर, हाँ 3 मंथ्स की सैलरी। पर फॉर एवरी ईयर अगर आपने 5 साल काम करा, 3 महीना तो है, पर मैं उसको 5 से डिवाइड तो 15 मंथ्स हो गया। ईयर्स को 3 मंथ से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चे। ठीक है बच्चे? नहीं,
लास्ट ऑन सैलरी है तो आखिरी महीने की ही है नॉलेज। मल्टीप्लीकेशन है, उसको जैसे मर्जी बोल रहे, नेट इफेक्ट तो भैया है, बट वो टेक्निकली कंप्लीटेड ईयर पे होता है। बेसिक प्लस डीए फॉर्मल पार्ट प्लस कमीशन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है बच्चे, लिख लिया? जल्दी करो बेटी, बस 5 मिनट में खत्म करना है भाई। हम्म। इसके बाद भैया वो परचेज स्टार्ट कर देंगे। रिट्रेंचमेंट सैलरी के बाद कौन सा होगा? क्यों पूछ रहे हो आप ऐसा? हाँ, अच्छा। फास्टिंग इंटेलिजेंट वाला भी कंप्लीट हो सकता है। सर ये लास्ट लाइन में क्या लिखा है? वो वही कहानी लिखो, फॉर्म इन रिसीव्ड ऑफ अबव कुछ, रिसीव्ड चारों में से एग्जाम टैक्स कुछ नहीं, लास्ट टाइम मत लिखना बेटा, उसी को अलग टर्म्स में बस लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हटा दूं? कूल। सब बच्चे आप टेस्ट देना बेटे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। हाँ, और मेरा सीएमए के बच्चों का तो थोड़ा सुनने में आया, ट्यूशन सर ने थोड़ा तारीफ तारीफ करिए ना, ट्यूशन सर ने कहा मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ऑन सैलरी। ये जल्दी लिखो रे। हो गया बच्चे? प्लीज जल्दी लिखिए प्लीज। हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, हटा दूं ना? नहीं नहीं ब्रो, आओ बेटे आओ, बस लास्ट कॉन्सेप्ट और आपका रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म। सीएम में हो रहा है ना? क्यों, क्या हुआ? आपने पंगे नहीं थे। अगला हेडिंग डाल दीजिएगा, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा प्लीज। मैं बच्चे इधर लिख रहा हूं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट अब इस चीज को नीचे लिखिएगा, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? आप बता दो। कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर एम्प्लॉइज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, एक तो ये, दूसरा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी ना, उसने टेक्निकली उसने सबको निकाल दिया, including me। वो सूट वाले एयरटेल की ना? नहीं, एयरटेल याद, एयरटेल वॉज द लास्ट कंपनी, इससे पहले वो निकालते मैंने रिजाइन कर दिया था। लेकिन जो फर्स्ट कंपनी थी ना, उसने 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर करे, सीए सीएस सीएम, तो फर्स्ट जॉब। तो जैसे जब हो जाता है ना, सीए आपका क्लियर हो गया, तो मतलब जैसे भी इंटरव्यू दिया मैंने, फर्स्ट इंटरव्यू था, तो क्लियर हो गया था, समझ रहे हो? तो मेरे को लगा भाई है कुछ बात, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू दिया क्लियर हो गया। तो मैं जो दोस्त एक दो देख रहे थे, मैंने उनको भेजा, मैंने कहा भाई इधर ना बहुत वैकेंसी, ठीक है, तो वो गए, तो उसका भी क्लियर हो गया, ठीक है, उसने अपने साथ 3 दोस्त भेजे, उनका भी क्लियर हो गया भाई, ठीक है। तो हमें समझ आया कि भाई इसमें मतलब कुछ इंटरव्यू तो नाम का हो रहा है, जो भी जा रहा है उसका क्लियर है। उसका रीजन क्या था कि
बैंक ऑफ अमेरिका का ना एक ऑडिट था जो इंडिया में एक कंपनी को मिला था, कंपनी का नाम था कोथरो मॉर्गेज सॉल्यूशन। 2008 में ना, जैसे अभी आप देख रहे हो ये कुछ ट्रेड वॉर चल रही है, ठीक है, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो बेसिकली 2008 में आप ये कह सकते हो यूएस के अंदर बहुत भारी रिसेशन आ गया। 2008 का क्राइसिस बहुत बड़ा क्राइसिस था, समझ रहे हो? और उसमें क्या हुआ था, बेसिकली यूएस के अंदर ना बच्चे, जैसे इंडियंस की तो क्या आदत होती है, अगर आप जैसे आपके पेरेंट्स कुछ भी कमाते हैं, ठीक है, तो क्या हम सारा स्पेंड कर देते हैं, सेव करते हैं? सेव करते। यूएस में नहीं करते। यूएस में वो पूरा, अगर मान लो एक बंदे की सैलरी महीने की 5 लाख है, तो वो 5 लाख उड़ा देते हैं। वो गाड़ी का लोन ले लेते हैं, घर का लोन ले लेते हैं, जो बच जाता है सैटरडे संडे चल करते हैं। उनका कोई आगे का फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती, ठीक है, दिस इज ट्रू। और जब उन लोगों का वहां पे क्या हुआ था, जब ये रिसेशन आया तो कंपनीज ने हायरिंग बंद कर दी, लोगों को निकाल दिया। तो जितने भी लोगों ने लोन ले रखे थे ना घर के लिए, ठीक है, तो वो रीपे ही नहीं कर पाए। और क्योंकि अगर आप रीपे नहीं कर पाओगे घर के लोन को, तो क्या होगा, बैंक आपको उस घर से निकाल देगा। और ये इतने बड़े लेवल पर हो गया था कि सब लोग घर से बाहर हो गए थे, और बैंक के पास सारे घर आ गए थे, और कोई खरीदार ही नहीं, देयर वाज नो बायर इन द मार्केट। तो बैंक्स भी बैंकरप्ट हो गए, और उसकी वजह से बहुत बड़े क्राइसिस, ये सब चीजें, फिर गवर्नमेंट बीच में आएगी और जो भी कहानी है। तो बेसिकली आप ये लगा लीजिए कि इस चीज की ऑडिट हो रही थी इंडिया में। बैंक ऑफ अमेरिका बाहर का था कि क्या आपने पॉसिबल, क्या आपने निकालने से पहले पूरा प्रॉपरली बोरोवर को समझाया कि ये स्कीम थी सरकार की, ये थी, क्यों निकाल रहे हो एकदम से? आपको क्या लग रहा है, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? अगर कितने सारे लोग घर से बाहर हो रहे हैं, तो सरकार को कोई सॉफ्ट स्कीम तो निकालनी पड़ेगी ना, कि चलो मिडवे कुछ रास्ता निकालो। तो इसके ऑडिट होते थे इंडिया में। तो बेसिकली ये ऑडिट 4 महीना चला, उन्होंने 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करा, जिसके अंदर हमें कुछ, भाई जब सीए पढ़ रहे थे तो हमें थोड़ा ना पता अमेरिका के क्या लॉज है। तो पहला 1 महीना तुम्हारी ट्रेनिंग होती, जिसमें आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर मिलता था, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती थी, ठीक है। ट्रेनिंग होती थी 5 स्टार होटल में, 400 एम्प्लॉयज को बिठा हुआ, बाहर के लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं ये ऐसा बाहर होता है, ये होता है। फिर जब ऑन जॉब आए, तुमने 2 महीना ही काम करा होगा, और फिर क्या हुआ कि बैंक ऑफ अमेरिका से ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बैंक ऑफ अमेरिका ने बोला है इंडिया में नहीं होगा, ये हमारे कॉन्फिडेंशियल कुछ इशू है। समझ रहे हो? क्या हुआ? पैसा कितना मिला? नहीं, वो याद नहीं है मुझे। आपको भी मेरे को, आपको ये दुख नहीं हो रहा कि मेरी नौकरी चली गई, अभी भी आप ये जानना चाह रहे हो सर ने कितने कमाए, ठीक है। और हमारा तो कोई भी शौक नहीं लगा था, क्योंकि आप समझो जब फ्रेशर होते हो ना, अभी 10 दिन के अंदर जॉब दूसरी लग जाती है। लेकिन सोचिए 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करने के लिए कितने सीनियर लेवल पोजीशन के कितने सारे बैंक से उन्होंने लोगों को हटाया था, वो आए थे। कितने सारे लोग तो बेटे मुंबई में अपनी फैमिली के साथ सेटल्ड है। मेरा जो बॉस था वो अपनी फैमिली के साथ सेटल्ड था, 4 महीने के लिए बॉस थे वो अपनी फैमिली को यहाँ लेकर आए थे गुड़गांव में, नए सपनों के साथ कि यहाँ पे प्रमोशन होगी। 4 महीने में पता लगा जॉब, वहां पे अच्छी खासी, जब 15 साल से जॉब चल रही, वो भी गई। और यहाँ 4 महीने में आती कॉन्ट्रैक्ट चला गया। उन्होंने बोला कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट है सभी, यू आर वेरी एनर्जेटिक, आपको तो बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी, ओके टाटा बाय। सो बीइंग अ फ्रेशर्स हम लोग के लिए शॉकर नहीं था, बट लेट मी टेल यू, अगर किसी का 20 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर कोई 70 लाख पे बैठा हुआ है आज, वो बोले ये क्या कर दिया भाई आपने, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, क्या उन लोगों को कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मतलब भाई हम लोग को तो नहीं मिली थी, लेकिन डेफिनेटली जो सीनियर स्टाफ होगा वो डेफिनेटली मिलेगा, समझ रहे हो? तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन क्या होता है, एक की सिचुएशन की वजह से हायरिंग हो गई, एक होता है गवर्नमेंट ने बोला भाई सबको हटा दो भाई, जो भी गवर्नमेंट, कहने का मतलब है हम लोग अब अगर मान लो यहाँ पे अभी 50 बच्चों का स्टाफ है, मैंने बोला 20 बच्चे रहेंगे, बाकी 30 बच्चों को मैं सैलरी दे रहा हूँ। सैलरी मतलब एक कॉम्पेंस, आप मान लो सारे एम्प्लॉयज हो, 50% ही रहेंगे इसके बाद। तो मुझे बताइए जो निकलेंगे, क्या उनको कुछ ना कुछ पैसा देना बनता है, नहीं बनता? दैट्स कॉल्ड रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। और आइए सीधी सीधी बात करेंगे, 2 मिनट में बात को खत्म करेंगे। जितना भी आपको पैसा मिलेगा, पहली लिमिट हो जाएगी, दूसरी लिमिट क्या है, 5 लाख। मान लो एक इंसान है, उसको 8 लाख रुपए मिले रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन के, तो अमाउंट रिसीव्ड 8 लाख, और लिमिट कितनी है बेटे, एग्जेम्पशन कितने की मिलेगी, 5 लाख। अब आगे की लिमिट देखते हैं। और
15 days। अच्छा, 15 का मतलब वही है बेटे 15/26। कहने का मतलब ये है 15/26। और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? अभी तक आपने ग्रेचुइटी और लीव सैलरी में एवरेज सैलरी कितने महीने की ली थी? अब की बार आप बट एवरेज सैलरी कितने की लेंगे? 3 मंथ्स। ध्यान रखिएगा, एवरेज सैलरी आप कितने महीने की लेंगे? 3 मंथ्स की। फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। ये तो वही वाली कहानी है ना, 25 साल 8 महीने तो 26 हो जाएगा ना ये तो। मुझे बताइए, क्लियर है? कहने का मतलब ये है 15/26 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स। ये है तो पर मंथ ही, लेकिन जैसे 10 मंथ्स एवरेज होती थी, ये कितने मंथ्स की है बच्चे? 3 मंथ्स की। एंड मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीटेड ईयर और पार्ट। इन तीनों लिमिट में से जो सबसे कम आएगा वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बात हो गई है। तो ये completed year in excess of 20 months है। आदर्श Completed year in excess of 20 months। वही वाला नहीं है? अगर ग्रेटर देन 6 मंथ है तो 2 बार किया जाएगा, और अप टू 6 मंथs है तो यू विल इग्नोर। तो सैलरी में यहाँ पे ये का फुल आ रहा है, कमीशन नहीं। हाँ सर, सैलरी का क्या मतलब है सर? बेसिक प्लस डीए। तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन में आप देखेंगे बेसिक प्लस डीए है सिर्फ, और वीआरएस में क्या था? बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्म। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? ओके। 3/26 तेरी एवरेज सैलरी, तेरे 3 महीने पकड़ूंगा मैं नौकरी की, उसका एवरेज करूंगा, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय कंप्लीट। सपोज कर आपकी सैलरी है 50,000 मान लो, तो 50,000 का 15/26 करूंगा, मोटे मोटी मान ले आप ही कर रहा हूँ 25,000। और तू 30 साल से काम कर रहा है, 30 years, मल्टीप्लाइड बाय 30 आपकी लिमिट है। क्योंकि जो एम्प्लॉय ने ज्यादा काम करा है, ज्यादा ईयर्स, उसको एग्जेम्पशन ज्यादा मिलनी चाहिए ना बच्चे। बताइए, क्लियर है? ऑल सेट है दोस्त? उसके बाद क्या दोस्त? सर्विस और पार्ट है। सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। हम्म, हटा दूं? आपकी स्क्रीन पर अब एक क्वेश्चन आएगा, सॉल्व करेंगे, और जस्ट फिर हम लोग परक्विजिट स्टार्ट करेंगे। ये टेंडेंसी है वैसे, अभी लिखना मत, मैं एक चार्ट बना के जो दूंगा उसमें सर है बस। ग्रेचुइटी डबल 10 फिर 10 है, पेंशन 10 बी टेंडेंसी। जब मैं नहीं लिखा अभी तो मतलब हाँ जस्ट। तो डियरनेस अलाउंस फुल में है या फिर वही पार्ट में भी देना हो? बिल्कुल बच्चों, ये ध्यान रखना, सैलरी का मतलब क्या है यहाँ पर? बेसिक प्लस डीए फुल है, मतलब इसमें वो फॉर्मिंग पार्ट वाला नहीं है। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, आपकी स्क्रीन पर आ गया है बेटे एक क्वेश्चन, और शुरू कर दीजिए सर, शुरू कर दीजिए। इजी, एकदम क्लियर है। सर उसको थोड़ा सा राइट अबे तो यहाँ थोड़ी फैला रहे हैं। ठीक है, काम किसके ऐसे हो रहा है? सामने वाला। क्या भाई? अरे टैग पे होता है जल्दी ऐसा क्या होता है? साइड का हो भाई। केले करके चटाई भाई तुम लोग क्वेश्चन कर लो बेटे।
मतलब ना मुझे ये तो खा ले में मुझे तुम्हारे 4 महीने बाद फ्यूचर नजर आ रहा है, तुम कोई ना दिख नहीं रहा है पता है? तो वे अब ऐसा लग रहा है तुम कितने इनोसेंट बच्चों, पता ही नहीं है तुम्हारे साथ क्या होगा। तो आपसे ज्यादा इनोसेंट लग रहा है मुझे। हाँ, आपको ना बहुत सॉल्व करो इसको, मतलब ट्रांसफर कर देंगे क्या? ये नेक्स्ट वॉलंटियर हाँ क्योंकि बीआरएस में क्या था, बेसिक प्लस बीए और पूरा ये पावर रिस्पॉन्स पार्ट वाला। आंसर दिखा दूं क्या? आ गया, हो गया। आई थिंक 5 लाख ही एग्जाम हुआ होगा, बाकी तो बहुत ज्यादा है। आ गया 5 लाख तो आ गया 5 लाख 18 ही है 12 तो एग्जाम कितना होगा? 5 लाख। he still has 6 years of service left। तो अगर 6 साल की लेफ्ट है तो तेरे को महीने निकालने हैं ना, तो 6 × 12 इतना ना, इतने महीने की नौकरी और इतने रुपए की सैलरी, तो भाई इतनी लिमिट बन जाएगी। गिवन है, गिवन हो, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो ये बोल दे कि 60 years एज है और इतने मतलब कर चुका है, तो कोई ना कोई फंडा देगा कि तेरा लेफ्ट ओवर सर्विसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरली अगर कुछ नहीं लिखा होगा 61। क्लियर है बच्चे? हाँ जी, गवर्नमेंट की भी है, पीएसयू सेक्टर की भी है, इसमें ना ऐसे लिस्ट बनी हुई है, पर उसके अंदर नहीं जाना हमने, बट ये गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों के लिए कैसे। हम्म, बता रहा हूँ। वॉलेंटरी वाले का फोर्थ वाला है, आपका जितना टाइम अभी जॉब का बच रहा है, देख इसमें वो दिया हुआ है कितने इयर्स बच रहे हैं, 6 years, तो उसको मैं मंथ्स में कन्वर्ट करूंगा कि मैं टोटल, मेरे को सैलरी कितनी है मंथली, उससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये लिमिट है ठीक है। तो 6 साल है, तो 6 को × 12 करेगा तो 72 आएगा ना, या आ गया 72। एंड व्हाट इज मंथली सैलरी 25,000, तो 20 लिमिट आ गई है। कहिए सर, ऑल क्लियर? यस सर ओके, तो आइए सर जी, हम लोगों का अलाउंसेस सारा का सारा डन है और हम लोग का रिटायरमेंट बेनिफिट भी डन, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा परक्विजिट्स। वो तो देखते रहेंगे, मतलब अब वो चीज है, समझ रहे हो? वो तो मॉड्यूल में क्वेश्चन में अब आपका ना इसी तरीके से ही वो क्वेश्चन होगा, पर वो हैंडल हो जाएगा। चलिए, हेडिंग डाल लेना बच्चे। परक्विजिट्स, ओ माय गॉड, क्या होता है बच्चों परक्विजिट्स? नॉन मॉनिटरी होता है, या आप कह सकते हैं जो बेनिफिट्स हैं
इन काइंड। जैसे कि सपोज करो कि आपको एक कंपनी सैलरी दे रही है 20 लाख रुपीज पर एनम, ठीक है, आपको 20 लाख रुपए पर एनम दे रही है, और दूसरी कंपनी 20 लाख रुपए प्लस एक एसी टीवी फ्रिज। कौन सी कंपनी जानते हैं? एसी टीवी और फ्रिज। क्यों? किसी का रिमोट तो देखो। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक एम्प्लॉयर मॉनिटरी लेवल पे जो दे रहा है वो तो ठीक है, सैलरी है, पर क्या सरकार काइंड वाली चीज को छोड़ दे? ऐसे तो भाई मैं हर महीना, ऐसे तो कंपनी हर महीना अपने एम्प्लॉइज को काइंड में बेनिफिट दे देंगे। समझ रहे हो? हर महीने जो भी आपके घर का बिजली का खर्चा है मैं पे कर देता हूँ, आपके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगा देंगे, आपके घर में जो भी राशन का, चाय, दूध, चीनी, जो भी ड्रिंक करते हो आप सारी एम्प्लॉयर पहुंचा देंगे। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गई, दूध, दही, लस्सी, उसकी बात कर रहा हूँ बेटा। मुझे बताइए क्या ये बेनिफिट नहीं है? क्या ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए? तो होंगे जी। यही सारी की सारी हम बात करेंगे कि परक्विजिट्स में क्या क्या है। ठीक है बच्चे? हाँ मैं जल्दी वाली क्लास में। हाँ मैं जल्दी। मैंने जो क्लास दी है ना तो जल्दी आ जाओ, पूरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं तो गुडविल का हो जाएगा, थोड़ा सा मैं कराऊंगा। हेलो। हाँ क्योंकि ना ये हमारा हिसाब से पोस्ट हो जाता है तो अपने हिसाब से चलेगा, तो मैं जो डेटा दिया उसको देख रहे फिर मैं जैसा ठीक है इंस्टीट्यूट, फिर मैं जैसा क्लास के बाहर बैठता हूँ। हाँ जी बच्चे, ठीक है। सो बेसिकली बेनिफिट्स जो होते हैं, अब ऐसे बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आइए बच्चे, सबसे पहला दैट इज गिफ्ट्स। ओके, अरे सर ये तो हमने पढ़ा भी था, कहाँ पढ़ा था बच्चों? अदर सोर्स। लेकिन अदर सोर्स में आपको ना जो गिफ्ट था वो कोई भी इंसान दे रहा था, एम्प्लॉयर नहीं दे रहा था। अगर आपका, नहीं नहीं सेम सेक्शन नहीं है, अगर एक एम्प्लॉयर, अगर एक एम्प्लॉय को गिफ्ट कर, ऐसा होता है क्या? आप जब कंपनी में जाएंगे तो वो गिफ्ट में दिवाली पे गिफ्ट मिलता है। सोन पापड़ी के डब्बे मिलेंगे बेटे आप। हाँ मुझे बताइए कैसा हो सकता है कि जैसे कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जैसे कंपनी है रिलायंस, और ये क्या है, एक एम्प्लॉई है, मान लो आलोक जी लगा लीजिए, आपका नाम ले लेता हूँ। बेटे बातें बहुत कर रहे हो बेटे, सारे बच्चे प्लीज देखो ना। ठीक है, आप मुझे बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि आप जब भी कभी भी ज्वाइन करें या कुछ है तो गिफ्ट्स मिलते हैं? वैसे दिवाली पे जनरली मिलते हैं, क्या लग रहा है कितने रुपए या कुछ कैसे होते हैं? कुछ आइडिया? एक महीने की सैलरी? और अगर आप एम्प्लॉयर होते तो दे देते? एक महीने की सैलरी बहुत ज्यादा बोल दिया। पोस्ट के हिसाब से होता है, ठीक है, मतलब अगर तुम्हारी पब्लिक डिवीजन में है तो बहुत सारे लोग ही गिफ्ट कर देते हैं। समझ रहे हो? हाँ, मतलब जैसे आप टीचर हो, कुछ मूवमेंट होते हैं जो दिवाली पे। हाँ? इससे कोई मैटर नहीं कर रहा, मतलब ठीक है, मैं आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बता रहा हूँ। 2,000 रुपए का, प्लीज आपस में बात ना करिए, समझिए बात को सीधी सीधी। जैसे EY बिफोर। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, अभी देखा मैंने एम्प्लॉय एम्प्लॉय चेंज कर दूंगा अभी प्लीज। ठीक है, आइए एक बार देखिए। तो मुझे बताइए जैसे EY है, डेलोइट है, तो कितने रुपए का गिफ्ट मिल रहा है बेटे? 2,000 से 5,000 तक का। ज्यादा से ज्यादा ड्राई फ्रूट का बॉक्स मिल रहा है या चॉकलेट के बॉक्सेस, एंड दैट्स इट। एक टाइम होता था जब पहले ज्यादा मिलता था, मैं ये नहीं कह रहा कि सही चीज है गलत है, बट यू शुड नो द कस्टमरी की बिग फोर में भी क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। कई कंपनीज है जो अच्छा गिफ्ट देती हूँ,
ठीक है, लेकिन जनरली कम देती है। मुद्दे की बात ये है, ये जो गिफ्ट है ना बच्चे, ये दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो कैश में या तो काइंड। ध्यान से सुनते जाइएगा बात। जितना भी गिफ्ट आपको कैश में मिला वो क्या हो जाएगा भाई, फुल्ली टैक्सेबल। मान लो आप कंपनी में हो, कंपनी ने हर एम्प्लॉय को 2100 रुपये उसके बैंक अकाउंट में डाल दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उसने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया। मैं कैश की बात कर रहा हूँ, ओके, यहाँ इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाती। तो कैश गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। कितने रुपए दिए बेटे, 2100। आपका चाहे बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, वोट एवर, न्यू ईयर, क्रिसमस, जैसा मर्जी गिफ्ट हो, अगर आपकी कंपनी आपको दे रही है तो मैं उसका टैक्स ट्रीटमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। आपके रिलेटिव जो दे रहे होते थे वो अदर सोर्स में बात हो चुकी। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी आपको दे रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे बताइए, एम्प्लॉय के हैंड्स में क्या होना चाहिए, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? आंसर इज, इट इज फुली टैक्सेबल। लिख ही चुके थे हम लोग ऊपर वैसे। क्लियर है? दूसरी बात होती है काइंड में। सपोज करो, तो अगर मैं इसकी बात करूं, सर काइंड में क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, काइंड में ना वाउचर भी लिख लेना, क्योंकि इसी के ऊपर पॉइंट आता है। सर वाउचर क्या होता है, आपने देखा गिफ्ट कार्ड्स होते हैं, है ना? तो वो ना कंफ्यूजन होती है कि वो कैश है या वो काइंड में माना जाता है, तो काइंड में माना जाता है। ठीक है। और सर वाउचर हो गया, या कह सकता हूं वॉच हो गया, वॉट एवर, टीवी, कुछ भी दे रहे हैं भाई काइंड में, गिफ्ट में, बिल्कुल। ठीक है, मिठाई का, वॉट एवर यू फील, काइंड है बस। एक हो गया कैश, एक अदर दिन कैश हो गया। मुद्दे की बात ये है, इट इज टैक्सेबल अबव 5000। मतलब सर, मतलब ये भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एम्प्लॉय को वॉच दी 7000। आप मुझे बताइए टैक्सेबल कितना होगा? 2000। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, दिस इज ऑल्टरनेटिव नंबर 1 आपके मॉड्यूल के अंदर। वैसे तो आप पेपर में सिर्फ इतना भी तुम समझ गए ना अभी, तो बस हो गया। लेकिन आप देखिए, जब भी ये गिफ्ट का क्वेश्चन होगा, आपको एक और ऑल्टरनेटिव दिया होगा, और वो क्या दिया हुआ है? ऑल्टरनेटिव नंबर 2, टैक्सेबल पूरा का पूरा। कहने का मतलब ये है, अगर काइंड 5000 से ऊपर हो गया, ध्यान से सुनना, काइंड अगर 5000 से ऊपर हो गया, तो इंस्टीट्यूट दो आंसर दे रहा है। पहला आंसर दे रहा है कि जितना एक्सेस है वो टैक्सेबल है, या फिर कहता है फुली टैक्स। सर क्या बोल रहे हो सर आप ये? लो बेटे, एक छोटा सा एग्जांपल इधर ऐसे बनाता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एम्प्लॉय को वॉच दी कितने रुपए की बेटे? 4000 की। अब बोलिए, अब तो सारा एग्जेम्प्ट है बेटे। लेकिन 5000 से अगर ऊपर हो जाता है ना, तो दो बातें लिखी होंगी आपके मॉड्यूल में। पहला ऑल्टरनेटिव लिखा होगा कि इधर दी एक्सेस इज टैक्सेबल, यानी कि 7000 को 2000 टैक्सेबल हो जाएगा, एंड द अबव क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय मेकिंग इट फुली टैक्सेबल। तो आपको पेपर में जो करना है आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक सिंगल पैटर्न अगर आप ले लें, जिस तरीके से मैंने लिखवाया है, तो मैंने तो यही लिखवाया टैक्सेबल अबव 5000। तो यू कैन रेफर ऑल्टरनेटिव 1, गलत नहीं है। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, सारा का सारा मतलब तो ये कह रहा है कि अगर तेरे को 50,000 का गोल्ड मिल रहा है कंपनी से, तो वो बोलेगा क्योंकि टैक्सेबल है, मुझे मत दो। नहीं, वो नहीं कह रहा मैं, बट एक में आप एलिजिबिलिटी वन बता रहे हो कि जिसमें सिर्फ एक्सेस फ्लेक्सिबल है। मैं आपको एकेडमिक लेवल पे बता, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो अलग चीज होती है, आपको पेपर में आएगा तो ये। हाँ जी, इसमें ही आ जाएगा ब्रो, बिल्कुल। समझ रहे? काइंड कैश के अलावा सारी चीजें
उसी में ही आ जाएंगी, शेयर्स दे रहा है, वॉट एवर जो भी दे रहा है, समझ रहे? हाँ जी, दिवाली का बोनस जो होता है भाई उसको गिफ्ट नहीं बोला जा रहा है, ऐसे दिवाली बोनस नहीं होता है, एक होता है परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस, फिर अगर तू दिवाली का बोले तो गिफ्ट ही होता है, फिर दिवाली बोनस कुछ नहीं होता, गिफ्ट है वो। हम्म। हाँ तो तू बता दे गिफ्ट कितने का है इसमें? जितना मैं रिकवर कर लूंगा वो गिफ्ट नहीं होता ना, 50 रुपए जो फायदा होता है वही गिफ्ट होता है ना। मान ले मैं 7,000 की वॉच दे रहा हूँ, मैंने बोला 500 रुपए देना है, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट मैंने डिस्कस भी करना है मुझसे। एक बात बताइए, अगर मैं सब बच्चों से पूछूं रिलायंस ने कितने रुपए की वॉच दी है वैसे, बट एम्प्लॉय को बोला है 500 रुपए तुमको देने पड़ेंगे, तुम्हारी सैलरी से डिडक्ट हो जाएंगे, तो व्हाट डू यू थिंक द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट? 500। ना ना, इन इनएडिक्वेट आप बोल सकते हैं, बट अभी अब सैलरी पे आ गया, अब वो पॉइंट जहां सही है वो है। मैं यहाँ पे आपको जो फायदा हो रहा है मैं वो पकड़ रहा हूँ। मैंने आपको 7,000 की घड़ी दी, आपने मुझे 500 रुपए दिया, आपको फायदा हुआ 6500 का, मैं टैक्सेबल कर रहा हूँ। सिंपल सी बात, क्लियर है बच्चे? ओके, नोट कर लिया गिफ्ट का। चलिए नेक्स्ट प्रोपोजिट। नेक्स्ट इज टी स्नैक्स। बिल्कुल भी, अगर आप कभी ऑफिस में चाय मिलती, जैसे भी इधर आती है संजय भैया देते हैं, ठीक है, तो क्या वो टैक्सेबल है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इस लेवल तक बात हो रखी है, देखेंगे। टी स्नैक्स, फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। ओ माय गॉड, क्या क्या लिखा है जी यहाँ पे? टी स्नैक्स, फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, प्लीज। जो आप ड्रिंक करता है वो नहीं लिखा है इधर बेटे। सर अल्कोहलिक बेवरेजेस भी क्या टैक्सेबल होती है? तो फुल्ली टैक्सेबल होती है वैसे, पर मेरा आपसे सवाल, क्या कंपनीज के अंदर अल्कोहल होती है? होती है, पार्टीज में नहीं, ऑफिस के अंदर। मतलब समझो आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपको प्यास लग रही है तो पानी की जगह, ऐसा होता है क्या? हाँ होता है। छोटे बच्चे हैं जो कह रहे हैं, होता है, वो चाहते हैं कि काश ऐसा हो। कौन सी कंपनी? ऐसा कुछ कुछ कंपनीज में है, ठीक है, मतलब आप उस कंपनी में एंटर करोगे तो आपको मतलब ऐसे नहीं, आप बस सोचेंगे एम्प्लॉयज के और ये सब ऐसा नहीं, लेकिन जब क्लाइंट्स मीटिंग होती है कुछ होती है, ठीक है, बड़ी कंपनीज होती है, तो ऐसा हो सकता है कि इट इज अवेलेबल। तो मुद्दे की बात ये नहीं, मुद्दे की बात ये है, सबसे पहले मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहता हूँ उसको पहले मैं ब्रेक करूंगा। किस चीज में? टी एंड स्नैक्स, टी और स्नैक्स को एक तरफ, फ्री फूड, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। ओके, अब आप मुझे बताइए, अगर आप कंपनी में चाय पीते हैं तो क्या ये बेनिफिट नहीं, क्या ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए? हाँ जी, पानी नहीं। अगर आप कॉफी पी रहे हैं, अच्छा आपके हिसाब से जैसे वो जो आपको लग रहा है कि क्या चीज है, जैसे अगर मैं बोलूँ वो नेस्कैफे का आपने वो देखा है वेंडिंग मशीन जो होती है, ठीक है, उसमें जैसे कॉफी और चाय का करो, क्या लगता है आपको क्या कॉस्ट पड़ती है कंपनी?
पर कप एक एम्प्लॉय जब पीता है। 5 रुपए बिल्कुल भी नहीं होते, 14-15 रुपए कॉस्टिंग बढ़ती है। और आप सोचिए, और आप सोचिए जैसे अगर आप अच्छी कंपनी में जाएंगे, एयरटेल, ईवा, और उधर इधर तो सीसीडी की मशीन्स लगी हुई हैं। समझ रहे हो, जैसे आप देखते हो ना कॉफी वेंडिंग मशीन प्रॉपर, उधर वो लगी हुई है थोड़ी थोड़ी देर में, और आप चाहे तो कॉफी, टी, इवन बिस्किट्स भी होते, समझ रहे हो। और फ्राइडे को तो कुकीज होती है, ठीक है। और मतलब ऐसा ये आप कितना भी खा सकते, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली होता है, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए उस कॉफी की कितनी कॉस्ट पड़ जाती है, 20-25 रुपए, 30 रुपए पड़ जाते हैं। अब आप मुझे बताइए अगर आप कंपनी को ज्वाइन करेंगे, एक दिन में कितनी कॉफी पी लोगे आप? 2 या 3? 3 तो प्रिपेयर होके जाएंगे घर से, 3 तो पी कर ही आनी है। आप बिल्कुल सही है। जो भी करता है टैक्स मत करा लेना भाई, ठीक है। तो एक तो क्या चीज है कॉफी पीने का, और साथ में बेटे कॉफी अगर होगी तो अगर बिस्किट रखे होंगे, बिस्किट नहीं खाएंगे? हाँ, कॉफी नहीं पी सकते क्यों? अच्छा पीते ही नहीं। क्यों? उधर ग्रीन टी भी होती है, चाय भी होती है, कुछ भी नहीं पीते? तो ना कौन तो है। ठीक है, तो बेसिकली प्लीज इधर देखिए प्लीज, आपके हिसाब से अगर मैं आपको सीधी सी बात बोलूं, अगर आप सीसीडी के वहां की 3 कॉफी पी रहे हो तो 100 रुपए कंपनी की कॉस्ट पड़ रही है, और अगर आप 20 दिन जा रहे हो तो 2000 रुपए कॉस्ट पड़ रही है। और अगर आप साथ में बिस्किट बिस्किट छोड़ो ना, इतनी लंबी बात, 2500 रुपए का तो आप कंज्यूम कर रहे हो एक महीने का। आप मुझे बताइए क्या ये बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय है कि नहीं है? बट डू यू थिंक इसको टैक्सेबल कर देना चाहिए? मतलब आपसे महीने का पूछा जाएगा कितनी कॉफी पी आपने, और आपकी सैलरी में जोड़ दिया जाए, उस पर टैक्स लग जाए, ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल बेटे, जिस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने बिल्कुल यही समझा बेटे। तो टी एंड स्नैक्स को क्या कर दिया गया? अब मैं बात कर रहा हूं फ्री फूड, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। क्या हो गया? कौन सी बात चल रही है बेटे? कंटिन्यूस बात चल रही है पीछे, श्रेया जी की, योगिता जी। फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक के बारे में समझिएगा। या तो आपको ये रिमोट एरिया में मिल रहा है, ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब कहीं लगी हो ऐसी जगह जहां पे मतलब आप शिफ्ट हो गए हो, जैसे जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे मैंने हाउस रोड में बात करी थी टाटा स्टील की, जमशेदपुर में, याद है आपको? एग्जाम्पल ले लो, आपकी नौकरी लगी, आप रहते तो यहाँ हो पर आपको कहाँ जाना है? जमशेदपुर। आप मुझे बताइए, और एज्यूमिंग की वो रिमोट एरिया, तो आपको क्या लग रहा है, क्या कंपनी आपको फूड प्रोवाइड करे, आप ये चाहते हैं या आप घर से बना के जाएंगे? क्योंकि जब ऐसी जगहों पे ऑफिसेज होते हैं ना बच्चे, तो कंपनी की जिम्मेवारी होती है कि इसको बेसिक नेसेसिटीज मैं प्रोवाइड करवाऊं, क्योंकि आप पहले अपने घर से शिफ्ट हुए, समझ रहे हो। तो रिमोट एरिया में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जितना भी फ्री फूड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है, सारा का सारा क्या हो जाता है? फुल्ली, जितना मर्जी आपको खाने को मिल रहा है। यस होता है, बुफे सिस्टम होता है भाई, क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, एम्प्लॉयज के लिए ना, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो रिमोट एरिया, और ये हो गया है नॉन रिमोट एरिया, जैसे कि आप मान लीजिए दिल्ली, गुड़गांव, नॉन रिमोट एरिया में इट विल बी टैक्सेबल above 50 rupees per meal। ओ माय गॉड, गुड़गांव में आपकी नौकरी लगी, गुड़गांव में उसने बोला है 100 रुपए का ब्रेकफास्ट, 100 रुपए का लंच, 100 रुपए का डिनर आप खा सकते, मुझे बताइए
आपने ब्रेकफास्ट खाया 100 रुपए का, टैक्सेबल कितना होगा? 50 रुपए। आपने लंच खाया 100 रुपए का, टैक्सेबल कितना होगा? 50। डिनर खाया 100 रुपए का, कितना टैक्सेबल होगा? 50 रुपए। सोचने की बात ये है कि आप डिनर के लिए भी रुकने को तैयार हैं। समझ रहे? डिनर तो घर पे कर लो ना बेटे। समझ रहे हो? तो बेसिकली 50 रुपीज पर मील। तो इसमें कैसे होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉय को कूपन दे दिए 100। ये हो गए भाई फूड के कूपन दे दिए तेरे को महीने के। समझ रहे हो? 100 कूपन दे दिए। और कूपन का कॉस्ट पर कूपन क्या है? आई मीन टू से कि कंपनी कितने में वो खरीद रही है, कंपनी का क्या है। सो इट इज 75 रुपीज। और ये मैं 100 कूपन जो दिए ना बच्चे, ये पर मंथ दिए। प्लीज फॉर 1 मंथ यू विल गेट 100 कूपन। ठीक है। आप मुझे बताइए, पहले आप बताइए टैक्सेबल कितना अमाउंट होगा मंथली, बता दीजिए पहले। एक महीने के कितने कूपन? 100। और टैक्सेबल पूरा का पूरा 75 या 50 माइनस करके, तो इसका मतलब कितना हो गया? 2500। ये हो गया एक महीने का। और अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30,000 रुपए टैक्सेबल फॉर होल ईयर। ओके। और अगर ये कूपन की कॉस्ट 40 रुपए होती और मैंने आपको 500 कूपन दे दिए होते, टैक्सेबल होता कुछ भी नहीं। 50 रुपए से टैक्सेबल। क्लियर है बच्चे? चलिए, ये हो गया आपका सारा का सारा फ्री फूड। लिख लेना बच्चे इसको। हम्म। कितने का खा रहा है? 400 फॉर 1 मील। कंपनी ने 400 रुपए खर्चा करा है तेरे ऊपर। यही है ना? तू खा रहा है तो तू अपना पर्सनल खा रहा है, तो सरकार को उससे क्या लेना देना है? कंपनी ने, लाइक यूर एन एम्प्लॉय, आपने 400 रुपए का खाया, कंपनी ने को 400 दिए। यही है। तो कंपनी के लिए कॉस्ट हो गई ना 400 रुपए। हाँ। 100 कूपन दिए 40 रुपए के, तो कंपनी की कॉस्ट समझ 40 रुपए है कि तू 40 का खा सकता है। हाँ ठीक है। फिर क्या खा रहे हैं? एक डिश 400 रुपए की, एक मील 400 रुपए की। कंपनी कह रही है 40 का खा, तू 400 का खा ले। ठीक है। ठीक। यार ये तो तू यार कूपन वाले की दुकान में घुस गया यार। एक आइटम पे ये सारे कूपन देने की नीड है, ऐसा नहीं। एक मील के 50 रुपए है, तू 10 कूपन देके 400 का खा गया। मान ले आपको बोला था कंपनी ने कि जाओ 40 रुपए का क्या आता है वैसे समोसा खाओ, आपने पूरी वेज थाली मंगा ली, 50 रुपए की एग्जाम्पशन मिलेगी भाई। समझ रहे? ऐसे थोड़े ना कितने कूपन आप वो लगा रहे हो। ठीक है, सिंपल समझ। मील कितने की है? तो 400 का खाए, एक मील तेरे पास एक होगा, एग्जाम्पशन 50 की दूंगा मैं उसको। हाँ जी। हाँ। आपने कहा ना कि 400 खा गया और कूपन के अकॉर्डिंग आपको 4,000 का था। भाई जितना खाना है खा लो। 50 रुपए तो सारे कूपन मील पर मील है। मैं क्योंकि आप जो सोच है बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए इधर क्या लिखा हुआ है? पर मील लिखा है मैंने। पर अगर मैं कल पूरे महीने में नहीं जाऊंगा तो एक ही बार में खाओगे, पूरे महीने में खाओगे, एक दिन 400 का खाओगे। दे दिया तो ऐसे पर मील के साथ ठीक है, पर मील है बेटा। दिमाग चल रहा है। नहीं बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, बट आइए अभी और आगे बढ़ते। यूज ऑफ मूवेबल एसेट। ओ माय गॉड। अरे सर ये परकेजिट्स ऐसे छोटे छोटे चलेंगे बेटे? आज छोटे छोटे परकेजिट्स कर रहे हैं बस। हाँ जी, मोटर कार वाला भी है, मेडिकल है, प्रोविडेंट फंड है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, बहुत सारे।
लैपटॉप एंड कंप्यूटर। मुझे एक बात बताइए, आप जब कंपनी ज्वाइन करोगे, कल को जब सीए सीएमए हो जाएगा, तो आप क्या लग रहा है आपको लैपटॉप मिलेगा? तो इट्स अ गुड फीलिंग या एग्जैक्ट? समझ रहे हो? तो बेसिकली जब स्टार्टिंग में मिलता है तब तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, ठीक है, आप घर आके भी दिखाओगे, ये देखो मम्मी लैपटॉप, पापा ये देखो लैपटॉप। लेकिन आपको नहीं पता आपका सैटरडे और संडे भी खराब हो जाता है। और ना ही सैटरडे संडे आप ऑफिस से आए 7 बजे आ गए, पर बॉस का एक मेल आ जाएगा 9 बजे कि कैन यू प्लीज चेक, तो आपको लैपटॉप खोल के देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? इनफैक्ट ऐसा भी हो जाता है बच्चे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ऐसे हमने सुना हुआ है, ठीक है, कि मतलब अगर आपका लैपटॉप घर पर है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है स्टार्टिंग में ही जब आप ज्वाइन करोगे ना, और अभी आपको पता नहीं कि मतलब कैसे वो मिसयूज कर दे, यार कर ले काम, ये भी कर दे वो भी कर दे, तो बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मुझे लैपटॉप नहीं लेना। लैपटॉप तो कंपनी आपको देती है, बट डू यू थिंक कि इससे आपका टेक्निकली बेनिफिट होगा या कोई बेनिफिट नहीं? मॉनेटरी वैल्यू में है, वैसे तो नहीं है। मॉनिटरी वैल्यू में है, बट सरकार ने बोला है लैपटॉप और कंप्यूटर अगर मिलता है तो हमें पता है आपका बॉस आपसे काम ही करवा रहा होता है, ठीक है, वो इसलिए दिया हुआ है बिकॉज ऑफ योर जॉब। तो बेसिकली वो क्या हो जाता है बच्चे, फुल्ली फिक्स। उसकी वैल्यू अगर मतलब ऐसी अगर दिया लैपटॉप है वो है, ठीक है। तो बेसिकली लैपटॉप और कंप्यूटर अगर एम्प्लॉय को दिया जाता है, अच्छा एक बात बताओ, ये आपको यूज के लिए दिया जा रहा है या आपका हो गया लैपटॉप? मतलब अगर कल को आप 6 महीने बाद नौकरी छोड़ोगे तो वापस देना पड़ता है या? और हाँ, क्या हो जाता है? अगर बहुत ही खराब लैपटॉप होगा तो ही होगा। हाँ, मैकबुक दे दिया था, कौन सी कंपनी? मतलब ठीक है जो भी हो, बट ऐसा जनरली कम होता है। इट्स हाँ, इट्स मतलब उसके ऊपर भी आगे मैं आऊंगा कि वो ट्रांसफर अगर हो रहा है तो, बट जनरली अगर मैं बोलूं दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, आप उसको यूज करते हैं और आपको उसे वापस करना होता है जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होती है। अगर लैपटॉप सही कंडीशन में नहीं आनी है तो सैलरी भी कट जाती है। आप जब ज्वाइन करेंगे आपको लैपटॉप बैग भी दिया जाएगा, चार्जर भी दिया जाएगा, पोर्टेबल वाईफाई भी दिया जाएगा, और लैपटॉप सारा। और जब आप जो नौकरी बंद करेंगे तो आपको सारी चीजें वापस करेंगे। मुद्दे की बात ये हो, सारी चीजें, ठीक है। मुद्दे की बात ये है, मैं आपसे कह रहा हूं इसके अलावा कोई एसेट प्लीज। जैसे कि मैं आपको ये कह रहा हूं, आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपके घर में एसी टीवी फ्रिज लगवा दूंगा, और साथ में एक गाड़ी भी प्रोवाइड करा दूंगा। उसी की तो नौकरी लगी थी आपकी, ठीक है। तो बेसिकली आप मुझे बताइए, आपके घर में एसी टीवी फ्रिज सब लगवा दिए, आप मुझे बताइए क्या ये बेनिफिट है कि नहीं? अब मैं दोबारा से एक चीज बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरे यहाँ की नौकरी छोड़ दी तो वो लगा रहेगा? मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करने को दे रहा हूँ। जब जॉब नहीं होगी तो प्रॉपर वैल्यू दिखाएंगे उसे। बिल्कुल ले जाऊंगा, आपने किसको निकाला था? ठीक है, बिल्कुल ले जाऊंगा। क्या हुआ रोहित जी? क्या मतलब जैसे मेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब ना कि क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा ठीक है, तो एक चीज समझिए, ऐसा हो सकता है ना बच्चे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक एम्प्लॉय है और उसको एसी किस लिए दिया बेटा, प्लीज ध्यान रखिएगा, यूज करने के लिए, यूज करने के लिए दिया। अगर आपने नौकरी छोड़ी ना तो एसी निकाल लूंगा अलॉन्ग विद कॉपर वायर। मुद्दे की बात ये है, यूज करने के लिए भी दे रहा हूं तो बेनिफिट नहीं है क्या? हम्म, है या नहीं है? तो उस बेनिफिट की टैक्सेबल हो रही है वैल्यू, कैसे होगी समझिएगा।
अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, दो बातें हो सकती है, ध्यान से सुनिए प्लीज। या तो रिलायंस ही ओन द एसी, ओन द एसी कुछ नहीं लिख रहा है, ओनर ऑफ एसी। या तो हो सकता है रिलायंस ने आपको जो एसी दिया है, दो बातें हो सकती है। पहली चीज, एसी इज ओन्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है जी। और दूसरी बात, एसी इज टेकन ऑन रेंट बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। भाई आप एम्प्लॉय हो, आपको मैंने एसी दिया, जरूरी है क्या मैं ही उसका मालिक हूं? हो सकता है मैंने भी किराए पे लिया और आपको दिया हो। एम्प्लॉय को एसी मिल रहा है ये बात ठीक है, बट आप मुझे बताइए आपके घर में मैं एसी लगवा रहा हूँ, ठीक है, आपको उससे लेना देना हो मेरा है कि मैं कहाँ से अरेंज करूँ, उससे क्या मतलब है? समझ रहे हो? तो दो बातें हो सकती है, दैट एसी इज ओन्ड बाय रिलायंस या फिर एसी इज नॉट ओन्ड बाय रिलायंस। इफ इट इज ओन्ड बाय रिलायंस तो क्या वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी? 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसी। 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसी। एक्चुअल कॉस्ट बोले तो कितने में खरीदा था, मान के चल लो बेटे रिलायंस ने खरीदा था 50,000 का। क्यों? अगर आप मालिक है तो आपके पास बिल नहीं होगा, तो बिल है तो आपका कितने का एसी है? 50,000। और इतनी बात समझ लेना, जरूरी थोड़ी ना नया एसी लगा के दूंगा आपको, हो सकता है 6 साल पुराने एसी हो। तो मैं कोई बुक वैल्यू नहीं निकाल रहा आपके लिए। फॉर्मूला क्या है? 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। बिल दिखा, बिल का क्या प्राइस, चाहे वो एसी 6 महीने चला, उससे क्या मतलब है? यू हैव टू टेक एक्चुअल कॉस्ट। क्या आप मुझे बता, एंड एक चीज बता दूं आपको मैं, ये एसी कौन से दिन लगा? मान लो 1 जुलाई 24 को लगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं 24-25 में कितना टैक्सेबल हो रहा है? एग्जैक्टली अप्रैल में जून का थोड़ा ना ले लूंगा। तो मतलब बच्चे क्या हुआ, 10% ऑफ 50,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ्स। कितना आ जाएगा बताओगे बच्चे? कितना? 6? ओके, तो भाई ऐसा है, आपके यहाँ पे जो एसी लगा है, जो आपकी कंपनी ने लगा कर दिया है, 9 महीने तक लगा है, तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फॉर 9 मंथ्स टैक्सेबल है ब्रो। दिस अमाउंट इज टैक्सेबल। मैडम अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस मैंने दे रखे होंगे तो भी टैक्सेबल हो जाएगा, उसके ऊपर कोई अलग से पर गजट नहीं है, मतलब वैसे जनरल। अब आप मुझे बताइए, ऐसा हो सकता है कि रिलायंस हैज टेकन इट ऑन रेंट? ऐसा हो सकता है? जैसे सपोज करो एम्प्लॉय के यहाँ पर एक तो एसी लगा था, चलो इसी क्वेश्चन को ही कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर तो ओन्ड बाय रिलायंस है तो ठीक है, लेकिन इफ एसी इज टेकन ऑन रेंट तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल हायर चार्ज। आपके यहाँ पे एसी लगा रहा हूं, मेरा एसी नहीं है, किसी से लिया है, मैं 2,000 रुपये किराया देता हूँ उसको, तो जितना मेरे लिए कॉस्ट पड़ रही है वही आपकी इनकम है, क्या दिक्कत वाली बात है? एक्चुअल कॉस्ट थोड़ा ना होगी, मैं मेरा एसी नहीं, मेरे को कहाँ से पता कितने का खरीदा उसने? और मैं बनता भी नहीं पूछने का जिस बंदे से लिया है मैंने। सीधी सी बात ये है, आप एम्प्लॉई हैं, आपके यहाँ पर एसी लगवाया है, और मेरी क्या कॉस्ट पड़ रही है जो मैं किराया पे कर रहा हूँ, दैट्स बिकम टैक्सेबल। सो टेक्निकली, लाइक सपोज एक्चुअल हायर चार्जेस आर 500 per month. So in this case, how much would be taxable? 500 into 9. That is, if AC is owned by Reliance तो ऐसा होगा, if AC is taken on rent तो ऐसा होगा। तो डिपेंड करता है ना भाई, कोई ये तो केस टू केस देखना पड़ेगा। मैं आपके घर में 10 एसेट भेज रहा हूँ,
4 का मैं मालिक को 6 किराए पर है, तो केस टू केस देखेंगे ना उस चीज को। ये कोई पिच एवरेज लोअर वाली कहानी थोड़ा ना चल रही है। 5 एसी लगाए मैंने आपके घर में, 3 एसी का मैं ही मालिक था, तो उस पर तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट कर लूंगा। 2 एसी मैंने किराए पे लिए थे कहीं से, तो जो मैं किराया दे रहा हूँ आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाए। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो अब अगर मैं छोटी सी बात बोलूं, अब अगर मैं एक छोटी सी बात बोलूं, तो अगर आप समझे टैक्सेबल वैल्यू, क्या मैं कह सकता हूं 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और एएचसी लिख रहा हूं बच्चे। एएचसी मींस एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस मे बी। लेकिन एक बात बता दूं आपको, अगर इसमें से मैं एम्प्लॉय को बोलूं कि तेरी सैलरी से 1000 रुपए कटेगा, तो has to be reduced. That's not the value of the benefit. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि ये हर परक्विजिट में है। ये मैं ये लिख रहा हूं, एनी अमाउंट recovered from employee, any amount that is recovered from employee. कहिए बच्चा। हाँ मतलब अगर मैं ले दे के आपको बोलूं, तो बात तो बस इतने में ही हो जाएगी। मतलब चार्ट अपनी जगह है, बट अगर कंक्लूडिंग है तो 10% ऑफ इसलिए जाता है एक्चुअल हायर चार्जेस, तो वो भी अमाउंट होता है -। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? नोट कर लिया बच्चों ने? टाइम हो गया? नहीं 5 मिनट है बेटे। चलो इसके ऊपर प्रैक्टिस करा देता हूँ, है ना? हाँ कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, लेट होगा तो आप लेट जाओगे, 7 बजे 8 बजे तो स्ट्रगल करनी पड़ती है बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद। ऐसे नहीं चलती बेटे। हाँ जी। अरे बेटे आज बिल्कुल, आज बेटे अभी एकदम गुस्से में हूँ मैं बेटे, टेस्ट नहीं दिया किसी ने। टेस्ट देंगे यार सारे बच्चे, पढ़ना पड़ेगा बेटे, तुम्हें ऐसे नहीं, मजाक नहीं चल रहा जी। हाँ आओ बेटे आओ। 5 मिनट का है बच्चों, बस 5 मिनट। हाँ कल बहुत डेंजर था यार। मैं उस टाइम वापस ही जा रहा था, कार चला रहा था, मतलब पेड़ बहुत हिल रहे थे, मतलब बहुत मजा लगा था भाई, कुछ बहुत आंधी आई थी। ओके एक मिनट रुक जाओ। 4.27। 4.27 करिए सभी बच्चे। 65 है ना? 15 मिनट।
फर्स्ट केस में कितना टैक्सेबल करे बच्चे? पर मील कितना टैक्सेबल हो रहा है? 15 एंड देयर आर 300 डेज, मतलब वो मील्स, तो उस हिसाब से वो चल रहा है। और अगर 50 रुपए तक होता तो नील हो। क्लियर है? 4.28 पे आई है, 4.28 पे आई है, आई 4.28, 4.28 रीड करिए जल्दी। रिमोट एरिया में सारा का सारा एग्जाम। ओ माय गॉड, 4.29। फोर्टी 500 का क्या होगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। काइंड में है, 5000 के अंदर है। 4.30 वैल्यू 5000 तक की है ना, ये 1500। और इसी पे हमने एक ऑल्टरनेटिव लिखवाया था कि इधर 1500 कर दो, ये पूरा का पूरा 65। ये यहाँ नहीं लिखा हुआ पर आपके मॉड्यूल्स में लिखे हुए। आखिरी इलस्ट्रेशन बेटा 4.31। कैश वाला पूरा का पूरा टैक्सेबल। 4500 रुपए का कैश देखो बेटे, पूरा टैक्सेबल हो गया। क्या आपको यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? क्या आप और क्वेश्चन देखना चाहते हैं? क्या आप टेस्ट देना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे। चलिए, तो मेरे हिसाब से बेटे परकसेट्स का यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में बड़े परकसेट्स करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे ये बताओ कितने बच्चे अभी टैक्स का टेस्ट अभी दे रहे हैं? अकाउंट्स की क्लास जिनकी नहीं है, सीएमए वाले बच्चे भी, और सीएस के बच्चों की तो क्लास है ना? हाँ, अभी अकाउंट्स की क्लास है, ठीक है। तो नीचे ना टेस्ट दे दो बच्चे, मैम को बोल देना, ठीक है? मैम आपको टेस्ट सेक्शन 10 होता है, बट हाँ, वो वैसे सब सेक्शन क्लॉज बदल जाता है। वैसे सेक्शन 10 है, नहीं अलग है, अलग। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट दे बच्चे। हाँ जी, ईशान जी, डाउट है क्या? नो सर,